तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे, हिस्ट्री का चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका हम लोग सुपर बोर्ड नोट्स का पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्न देखा था इसका। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जो प्रश्न छूट गया था उसको हम लोग आगे के देखेंगे। ठीक, तो देखिए हिस्ट्री सुपर बोर्ड नोट्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पिन कमेंट में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर पार्ट 1 को देख लीजिएगा। ठीक, पार्ट 2 को देखने के बाद आप जाकर पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपका A to Z चैप्टर 1 का कंप्लीट हो जाएगा। A to Z मैं बोलता हूँ A to Z आपका चैप्टर 1 का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर ये पूरा जो हम करा रहे हैं आज ये पार्ट 2 है, हम लोग पार्ट 2 वाला आज पूरा देख लीजिए। कल वाला जो पार्ट 1 था उसको भी जाकर देख लीजिएगा ना, पार्ट 1। उसके बाद आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, हम साफ बता रहे हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ऐसा वैसा नहीं है, सुपर बोर्ड नोट्स है। सुपर बोर्ड नोट्स यानी कि सुपर नोट्स, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा परीक्षा में। ठीक, यही सब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें 2014 से लेकर के 2024 तक के पूरा क्वेश्चन बैंक है। पूरा 2019 से लेकर के 2024 तक के पूरा जितना भी मॉडल पेपर 5 है, 5 मॉडल पेपर, और 2024 का जितना भी था सेंटअप एग्ज़ाम, टर्मिनल एग्ज़ाम, मासिक परीक्षा जितना भी हुआ था ना, सभी का हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। यानी कि बोर्ड जितना भी क्वेश्चन चैप्टर 1 से बना सकता है उस सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हर चैप्टर का सुपर बोर्ड नोट्स कराएंगे आपको। हर सब्जेक्ट का हम लोगों ने फिजिक्स करा दिया है चैप्टर 1 का। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसका पार्ट 1 हो गया है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ठीक, तो आज हम लोग हिस्ट्री का ख़त्म कर देंगे। अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, खासकर उन मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पैसे के अभाव के कारण बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, हज़ार का कोर्स, तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, ताकि उन्हें फ्री में सब कंटेंट उपलब्ध हो। अगर आपको इसका नोट्स डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम में अब आपको दिखाएगा नोट्स, अब जाइएगा टेलीग्राम में। अब टेलीग्राम में जाने के बाद आपको नोट्स अब दिखाएगा, सबसे पहले ही नोट्स का अपडेट होगा, उसमें आपको इस सुपर बोर्ड नोट्स दिखाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1848 के फ्रांसीसी क्रांति ये सब देख लिया था। ठीक, हम लोगों ने ये सब ये भी बताया था कि कब कब पूछा गया है प्रश्न, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI MVVI है, ये सब ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, आप इसका नोट डाउनलोड करके में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आइए देखिए, अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएँ। ये भी हम लोग देख रहे थे। देखिए, अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है, पढ़ने का जोश है, तभी आप इस वीडियो को देखें। किसी पर विश्वास करने का जोश है, अगर हम पर विश्वास है तब वही वीडियो को देखें, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। A to Z जितना भी दे रहे हैं ना, टोटल जानते हैं कितना प्रश्न है? टोटल इसमें है 12 प्रश्न है। चैप्टर 1 से 12 प्रश्न, मात्र 12 प्रश्न है, जो कि इतना महत्वपूर्ण है कि हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि जब भी देखें तो यही सब प्रश्न पूछा जाता है। तो आप अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, आप लोग छोटा मोटा फुसफुसिया बम नहीं है, दम एटम बम है, पूरा दम धमाका करेंगे, जहाँ जाएंगे धमाका करेंगे, पढ़ने का कुछ कर दिखाने का। तो ही आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि विश्वास करना होगा। सबसे पहले तो आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि ये सब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहे हैं ना कि आपको बता नहीं सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा पार्ट 2 का, और पार्ट 1 जो हम लोगों ने कराया था उसको भी देख लीजिएगा, तो आपका चैप्टर 1 से बोर्ड का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप चाहे जाके क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, किसी भी साल का मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, या फिर पिछले साल का सेंटअप एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक, आप एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, क्योंकि हम पूरा जितना भी बोर्ड बना सकता है ना, A to Z MVVI बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें फिर हमारा प्रश्न था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी,
क्योंकि हम यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। ए टू जेड प्रश्न को याद रखिएगा, हमारी बात मानिए, यहाँ पर विश्वास कीजिए कि ए टू जेड प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ए टू जेड प्रश्न जो हम दे रहे हैं, टोटल 12 प्रश्न है, 12 प्रश्न ए टू जेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, देखिए चौथा प्रश्न था कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियाँ लिखे, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। इटली के कारण में मेजनी के अकाबुर की गैरिबाल्डी का योगदान बताएं, ये भी हम लोग प्रश्न देख लिए थे। ये तो जितना कहा जाए उतना कम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। 5 नंबर का पूछा जाता है, इसको ही नहीं पूरा ए टू जेड जितना भी दे रहा है ना उसको सभी को याद रखेगा, लेकिन उस समय सबसे पहले इसको याद कीजिएगा। और जर्मनी के एकीकरण वाला बताए थे ना, वो वाला यहाँ देखिए, यहाँ बताए थे जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएँ थी, सबसे पहले इसको याद कीजिएगा। ये सभी याद कीजिएगा, हम कह रहे हैं ना मात्र 12 प्रश्न है चैप्टर 1 से, ए टू जेड 12 याद कीजिएगा आप, लेकिन उसमें सबसे पहले याद कीजिएगा ये, फिर याद कीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो 48 के क्रांति के कारण, क्योंकि ये 24, 20, 22 लगातार पूछा गया है। ठीक, फिर याद कीजिएगा ये इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान वाला याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद मेजनी के कार्यों को लिखें, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, मेजनी के कार्यों को लिखें। ठीक, मेजनी कौन था, इसके कार्य को लिखें। सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप हम पे विश्वास कीजिए। अगर आप तो ए टू जेड इसको तो टोटल 12 प्रश्न देख लेंगे ना, तो चैप्टर 1 का कर रहे हैं आप बोर्ड में 100/100 बना के आइएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, बोर्ड में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ए टू जेड अगर देख लीजिएगा तो। हम बार बार कह रहे हैं, हम आपको 1,00,000% गारंटी देते हैं कि इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इसे देखने के बाद। तो आप लोग ज़रूर हम पे विश्वास कीजिए और ए टू जेड कवर कीजिए। आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जोश है, जुनून है, किसी पे विश्वास कर सकते हैं, तो ज़रूर आप लोग ए टू जेड 12 प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, 12 प्रश्न को, क्योंकि यही 12 प्रश्न चैप्टर 1 में से भरल है। क्योंकि जब हम देखें ना ये प्रश्न, उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखें, मतलब बहुत सारा जितना बुक होता है ना, अलग अलग पब्लिकेशन का बुक देखें। जब बुक खोलें और जब बढ़िया से जब देखना शुरू किए तब ये सब क्वेश्चन बार बार आ रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था। मतलब सेट 1 में भी दिया है, सेट 2 में भी दे दिया, फिर सेट 5 में दे दिया, सेट 6 में दे दिया, ऐसे करके मतलब यही क्वेश्चन, यही सब जो हम 12 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से सब एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब बोर्ड भी बार बार रिपीट करता है, क्वेश्चन में भी देखिए तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, यानी बोर्ड भी बार बार रिपीट करता है। बोर्ड इतना ही क्वेश्चन बना सकता है, मात्र 12 क्वेश्चन बना सकता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाता है इस चैप्टर से। ठीक, तो आप कहिएगा कि सर ये जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे तो कई क्वेश्चन बनते हैं हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में, या फिर कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग में हमें बहुत सारा क्वेश्चन लिखाया गया है। 12 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो देखिए हम आपको क्या करना है, हम आपको क्वेश्चन यानी कि क्या क्वेश्चन का आंसर देना। जब टीचर आपको क्वेश्चन का आंसर देता है, यानी आपको अस्त्र दे रहा है, अस्त्र दे रहा है, यानी कि परीक्षा में जाके पेपर से लड़ने के लिए आपको अस्त्र दिया जा रहा है, ताकि परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यानी कि परीक्षा में पेपर से लड़ने के लिए अस्त्र दिया जा रहा है, लेकिन हम आपको अस्त्र नहीं दे रहे हैं, हम आपको ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ब्रह्मास्त्र। ये परीक्षा में आपको लड़ने के लिए काम नहीं आएगा, परीक्षा में पेपर के खोपड़े में छेद करने के लिए काम आएगा। सीधा आर या पार करेगा पेपर के खोपड़े में, जहाँ में जाएंगे अपना रुतबा होगा। ठीक, तो आप लोग यही ए टू जेड प्रश्नों को याद रखिएगा। ठीक, हम आपको 12 को प्रश्न दे रहे हैं, इसको ए टू जेड कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न था गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखे, हम लोगों ने नहीं देखा था, पिछले वीडियो में 6 प्रश्न को देखा था, आज हम लोग बाकी के 6 प्रश्न को देख लेंगे। ठीक, तो ठीक, तो देखिए 7वां प्रश्न गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखिए, 2016 में प्रश्न पूछा गया था। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए टू जेड जरूर याद रखिएगा। तो देखिए पहला लिखेंगे गैरिबाल्डी के कार्य, इसने लाल कुर्ती का गठन किया था, गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। दूसरा, सिसिली और नेपल्स को जीता था, जो गैरिबाल्डी था वो इटली का क्षेत्र सिसिली और नेपल्स को जीत कर, और जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री काबूर था उसको दे दिया था। ठीक, वैसे सार्डिनिया पिडमॉन्ट और इटली एक ही है, मतलब कि जब वो पहले एकीकृत नहीं था, अलग अलग था। जैसे अभी बोलेंगे तो बिहार में अभी बोलें तो मगध प्रमंडल हो गया, और पटना, ये सब क्या
ये सब एक ही है। लेकिन उस समय क्या था, लेकिन अब ये सब एक ही ना हो गया, यानी कि सब बिहारे में ना है। अगर पूछा जाए मगध कहाँ है, नालंदा कहाँ है, पटना कहाँ है, ये सब क्या है, तो बिहार में है। लेकिन पहले मगध का अपना ही रुतबा था। उसी प्रकार से पहले इटली में ही था ये सब, सार्डिनिया पिडमॉन्ट वगैरह वगैरह सब इटली में ही था। लेकिन सार्डिनिया पिडमॉन्ट अलग एक रुतबा था। उसी जर्मनी में प्रासा का अलग रुतबा था, लेकिन दोनों जर्मनी में ही था। एगो अथी इटली में ही था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, एकीकरण किया था। ठीक, जैसे भारत में ही था मगध, बिहार में था। लेकिन मगध क्या किया था, अखंड भारत का निर्माण किया था। मगध यानी कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये सब थे। ठीक, तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखना है तो गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपाल्स को जीता था। इसको दे दिया था सार्डिनिया पिडमॉन्ट के प्रधानमंत्री कावूर को, यानी कि उसके राजा जो थे विक्टर एमेनुअल को। अंत में सारा संपत्ति राजा विक्टर एमेनुअल को देकर साधारण किसान का जीवन जीने लगा था गैरिबाल्डी। ठीक, तो इसके बारे में 2-3 कार्य लिख देंगे, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा नंबर का नहीं पूछता है, 2 नंबर का पूछा जाता है, तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2-3 पॉइंट लिख देंगे। ठीक, ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए 9वां प्रश्न, देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, लिखें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब कि A to Z करा रहे हैं, पूरा ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं आपको। देखिए आप ना यहाँ पे विश्वास कीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे। अगर 12 टोटल प्रश्न देख लेगा ना, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे परीक्षा में चैप्टर 1 से। अगर एक भी प्रश्न छूट जाएगा ना, तो आप आइएगा, वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। यहाँ पे वीडियो को डिसलाइक करने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आपका बताया हुआ प्रश्न नहीं लड़ा, आपका बताया हुआ प्रश्न नहीं लड़ा, आपने जो बताया था वो नहीं आया, आपने जो बताया था उससे अलग आया है, तुरंत बोलिएगा। ठीक, और वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो पक्का कह रहे हैं कि आएगा A to Z। हम जो 12 क्वेश्चन दे रहे हैं चैप्टर 1 से, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। ठीक, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम आपको दे रहे हैं और अभी आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर भुला दीजिएगा। इसका रिवीजिंग बार बार करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो हम आपको कराते रहेंगे, लेकिन और भी चैप्टर भी पढ़ना है ना, तो आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। रिवीजिंग करने के लिए नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका नोट्स का हम लोग बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं। बिहार में शिक्षा क्रांति लाना है हमें, तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। समय समय पर आप नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा। ठीक, मतलब कि समझ आइए ना कि हर महीना के कोई एक दिन चूज़ कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हर महीना के समझिए 30 तारीख को, हर महीना के आप कितना कुछ ही तो बच रहा है। देखिए जनवरी ख़त्म, फरवरी ख़त्म, मार्च ख़त्म, अप्रैल ख़त्म, मई, अभी मई भी लगभग ख़त्म हो गया, आधा ख़त्म हो गया मई। अब कुछ ही बन गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक, फरवरी तो सब रिवीजन में ही चला जाता है। दिसंबर तक, फरवरी में तो A to Z रिवीजन करना पड़ेगा, तो जनवरी तक हम लोग मान सकते हैं। यानी कि आपके पास मात्र 8 महीना बचा हुआ है, 8 महीना। और हर जो पूरा 8 महीना बच रहा है, 8 महीना के आप लोग लास्ट 30 तारीख को, समझिए 30 तारीख को या फिर 1 तारीख को, 30 तारीख को या फिर 1 तारीख को आप क्या कीजिएगा, इस नोट्स का रिवीजन कीजिएगा। जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं, सुपर बोर्ड नोट्स, समझ लीजिए क्या 30 तारीख के आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ निकालना है सुपर बोर्ड नोट्स। जाना है अपने फाइल पे, सुपर बोर्ड नोट्स सर्च करना है, हमारा नोट्स आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ही आएगा, फाइल में रहेगा तभी ना आएगा। आप लोग सिर्फ पढ़ना है सुपर बोर्ड नोट्स, क्योंकि ऐसे करते करते आप जब 8 महीना पढ़ लेंगे 31 तारीख को या 30 तारीख को, यानी कि 8 बार आपका रिवीजिंग हो जाएगा। और जब कोई भी चीज़ 8 बार रिवीजिंग हो जाएगा, आपको समझ रहे हैं ना, एक भी पॉइंट दिमाग से नहीं मिस होगा। ठीक, अब ये अस्त्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र है, A to Z लड़ेगा। ठीक, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। बिस्मार्क प्रशा का नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। उसे पता था कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करना पड़ेगा, यानी कि रक्त एवं लौह की नीति अपनाना पड़ेगा।
और प्रशा की सैन्य को शक्ति को मजबूत करना होगा। इसने 3 युद्ध किया। देखिए, जो बिस्मार्क था वो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो कैसे निभाया था सर? तो ये जो बिस्मार्कवा था ना, इसको प्रशा, एक प्रशा जर्मनी का ही अंदर था, एक प्रशा, उसको पहले जर्मनी को ही प्रशा कहा जाता। जर्मनी के अंदर जो प्रशा था वहाँ पे इसको जो विलियम प्रथम थे, प्रशा का चांसलर विलियम प्रथम, इसको प्रधानमंत्री बना था। मतलब कि इसको अपने सेना में शामिल किए हैं। इसको कहे ना, इसको काम सौंप कर दिए ना कि तुम्हें कैसे भी करके जर्मनी का एकीकरण करना है। तो बिस्मार्क था ना, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का आदमी था, बहुत ही तेज था, बहुत ही चालाक था। तो इसने क्या किया, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए करना चाहता था, जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। लेकिन इससे पता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो सबसे पहले जर्मनी में विदेशी हस्तक्षेप बहुत होता है। विदेशी हस्तक्षेप मतलब क्या हुआ, मतलब कि दूसरे देश आके जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देते थे, आके फूट डाल देते थे, लड़ाई झगड़ा करवा देते थे, दंगे करवा देते थे, लेकिन जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देते थे। दूसरे देश तांग आते थे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी क्या है, भारत में एक अच्छा सा लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन यहाँ दूसरे देश आके टांग लड़ाते हैं। भूखा नंगा पाकिस्तान आ जाता है टांग लड़ाने के लिए, कारगिल में अथी पुलवामा में हमला कर देता है, कारगिल में हमला कर देता है। तो ये सब क्या कर रहा है भूखा नंगा पाकिस्तान, ये सब क्या कर रहा है, बीच में टांग अड़ाने आता है। लेकिन हम लोग अपने ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो बदले में भी उसको धोते हैं। तो इस हम लोग क्या, हमारे पास अपना सैन्य शक्ति है, इसलिए हम लोग जाके आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, हमारे पास ये सैन्य शक्ति है, इसलिए हम जाके पाकिस्तान का धो देते हैं बढ़िया से। जो भी आता है, मान लिया जाए चाइना कल के बोलेगा कि पूरा भारत हमारा है, बस भारत का आर्मी नेवी है और एयरफोर्स जाएगा, धो के आ जाएगा चाइना के। यानी कि इसके पास अपना सैन्य शक्ति है भारत के पास। वैसे विदेशी हस्तक्षेप तो कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चाइना हमारे मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पाकिस्तान हमारे मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, हमारे आंतरिक मामला में, या फिर हम लोग जो चाहते हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस हस्तक्षेप विदेशी हस्तक्षेप ही होता है। तो जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, जब जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे यहाँ के लोग, तो विदेशी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पास अपना सैन्य शक्ति मजबूत नहीं था। इसके पास एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तो था, लेकिन उतना मजबूत नहीं था, मतलब उतना सारा नहीं था। 2-4 गो आदमी के नेवी में भर्ती कर दिया था, 2-4 गो के एयरफोर्स में हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, सब चीज़ होना चाहिए ना। तो बिस्मार्क जानता था कि हमें रक्त एवं लौह की नीति अपनाना होगा, यानी सीधा खून का आर पार कर देंगे। जे भी आएगा ना, सीधा उसके खून खून कर देंगे, रक्त एवं लौह, लोहा का तलवार लेंगे और रक्त से लाल लाल कर देंगे उसको समझ सकते हैं इसे। तो बिस्मार्क क्या किया, उसको बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। और पहले तो आर्मी एयरफोर्स ने भी, यानी कि सैन्य शक्ति को मजबूत किया, पूरा बम बनाया, बारूद बनाया, तलवार बनाया, सब कुछ बनाया, यानी कि अपने सैन्य शक्ति को मजबूत किया। उसके बाद 3 युद्ध किया, विदेशों से 3 युद्ध किया। और तीनों युद्ध कैसे कैसे किया समझते हैं। देखिए, पहला युद्ध किया डेनमार्क से युद्ध किया, क्योंकि डेनमार्क इसका जर्मनी का ही सटले देश है। तो उधर डेनमार्क था ना, जो इसके डेनमार्क था ना, वो जर्मनी में थोड़ा बहुत इसका रॉक चलता था। फॉर एग्जांपल करके देखिए, रॉक चलता था मतलब कि ये था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, तो जर्मनी कोई क्षेत्र अलग, कोई क्षेत्र अलग। तो जो डेनमार्क के तरफ क्षेत्र था, डेनमार्क के तरफ, यानी कि उत्तरी जर्मन, जो डेनमार्क के तरफ क्षेत्र था, उसमें 2 गो था। एक था सोल्सविक, एक था होल्डस्टेन, एक था सोल्सविक, एक था होल्डस्टेन। इसके बारे में देखिए, समझते हैं। देखिए, डेनमार्क से युद्ध कब हुआ? 1864 में। याद रखेगा, ये समझो ईस्वी है, इसको याद रखेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रशा डेनमार्क युद्ध कब हुआ था? तो 1864 में। देखिए, 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की सहायता से, यानी कि ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिला के जो बिस्मार्क था वो जाया पर बिस्मार्क का, देखिए, जर्मनी का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा क्या था? ऑस्ट्रिया था। लेकिन बिस्मार्क जो था बहुत ही तेज आदमी था, वो पहले गया ना और ऑस्ट्रिया से हाथ मिला लिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक से हाथ मिलाया, कहा ना कि भाई चल हम दोनों मिल के डेनमार्क को धो देते हैं, और डेनमार्क को धो के उसका क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। डेनमार्क एक छोटा सा देश है, ये उसको धो देते हैं। तो ऑस्ट्रिया था, वो कहा कि तो अच्छी बात है, ये भी चलते हैं, दोनों मिल कर धो देंगे और उसका आधा क्षेत्र पे दोनों कब्जा कर लेंगे। ये तो और अच्छी बात है। कहा कि मेटरनिक एक नंबर का राढ़ किस्म का आदमी था, एकदम खराब आदमी था। वो तो चाहता था कि
उसके बाद वो तो चाहता था कि लड़ाई झगड़ा हो, मारा पीटी हो, मतलब वो सब यही चाहता था। तो मेटरनिख से हाथ मिला लिया। कौन मिला लिया? तो बिस्मार्क बहुत तेज आदमी था। मेटरनिख के साथ में वो जानता था कि अगर हम अकेले जाएंगे डेनमार्क पर युद्ध करें ना, तो उधर से जर्मनी या फ्रांस चिल्लाए लगेगा। जैसे अभी हम लोग पाकिस्तान पे युद्ध करें, पाकिस्तान पे धावा बोल देंगे, तो उधर चाइना, उधर अमेरिका सब चिल्लाए लगेगा कि काहे पाकिस्तान को धो रहे हैं, काहे पाकिस्तान को धो रहे हैं। वह तो चाइना पाकिस्तान से हाथ मिला कर धोएंगे तो कोई नहीं चिल्लाएगा। यानी कि जो बिस्मार्क था वो जानता था कि अभी हम डेनमार्क पर युद्ध करते हैं, क्योंकि डेनमार्क का 2 क्षेत्र सिसली का सोल्सबिक और होल्स्टीन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण था जीतना। तो देखिए, जो डेनमार्क से अगर अकेले युद्ध करता ना जर्मनी, यानी कि बिस्मार्क हार जाता है। ये हार जाता है क्योंकि उधर से फ्रांस आ जाता है साइड सपोर्ट में और ऑस्ट्रिया आ जाता है सपोर्ट में। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रिया से हाथ मिला लिया, सोचा ना कि चलो जो सपोर्ट में आएगा ना उसी से हाथ मिला के कहते हैं कि आधा हम लेबो आधा तू ले, अच्छा धावा बोल दे। तो यानी कि जाके उससे हाथ मिला लिया ऑस्ट्रिया से, मेटरनिख से। और जब हाथ मिला लिया तो ऑस्ट्रिया का दोस्त था फ्रांस, तो फ्रांस भी कुछ नहीं बोला। ऑस्ट्रिया का दे भैया कुछ नहीं बोलना, ठीक ना। तब कहा ठीक है नहीं बोलना। जाकर दोनों उसको धो दिया 1864 में डेनमार्क को। और धोने के बाद उसका 2 क्षेत्र था, एक था सोल्सबिक, एक था होल्स्टीन। तो सोल्सबिक पे ये जो बिस्मार्कवा था ये बहुत ही दिमाग के आदमी था, उस सोल्सबिक को अपना लिया। लेकिन होल्स्टीन जो था उसको न खुद लिया न मेटरनिख को दिया, ना ऑस्ट्रिया को दिया। ऑस्ट्रिया तो सोचा था ना कि आधा हम लेंगे आधा वो लेगा, एगो हम लेंगे वो लेगा, सोल्सबिक हम लेंगे, वो सोल्सबिक को लेगा, होल्स्टीन हम लेंगे। लेकिन जो मेटरनिख बिस्मार्कवा था उस सोल्सबिक ले लिया, लेकिन होल्स्टीन न खुद लिया न उसको लेने दिया, मतलब न उसको लेने दिया होल्स्टीन न खुद लिया। तो इसी पे विवाद चलने लगा कि नहीं हम भी हमला किए, हमें भी चाहिए। तो तुम सोल्सबिक लिया तो ऑस्ट्रिया कह रहा था मेटरनिखवा कि हमें भी चाहिए होल्स्टीन, तुमने सोल्सबिक ले लिया। तो 2 साल 1864 किया था, तो 2 साल आपस में विवाद चला, 2 साल बोला बोली हुआ कि नहीं हमें चाहिए, तो कहीं नहीं देंगे, नहीं मतलब कि हम लेंगे तू लेगा। जो मेटरनिखवा था कहा नहीं हम लेंगे। अंत में जब 2 साल पूरा विवाद चला, 2 साल आपस में सब बोला बोली हुआ, स्थिति हुई, जब नहीं माने हमला बोल दिया, कहा कि ना देने कैसे, अब तो हमला होगा। यानी कि जो उसके बाद सेडोवा का युद्ध हुआ, सेडोवा का मैदान में हुआ था। सेडोवा ऑस्ट्रिया का क्षेत्र है, ऑस्ट्रिया में। जब 2 साल चला दोनों के बीच विवाद। सोल्सबिक तो बिस्मार्कवा ले लिया था, लेकिन होल्स्टीन जीत गया था। वहाँ सोल्सबिक का होल्स्टीन कहाँ जीता था? तो डेनमार्क में जीता था, याद रखिएगा 1864 में। और सोल्सबिक ले लिया था बिस्मार्क का, होल्स्टीन न खुद लिया न मेटरनिखवा को दिया, मेटरनिखवा के साथ में जाकर जीता था। तो मेटरनिखवा 2 साल तक तो विवाद चला, 64 में किया था तो 66 तक दोनों आपस में झगड़ते रहे कि नहीं चाहिए हमको, कहा नहीं लेने देंगे चाहिए दोनों। जब अंत में नहीं हुआ हमला बोल दिया। ये क्या था, जो ऑस्ट्रिया था मेटरनिखवा प्रसा पे, यानी कि इसका क्या नाम है, बिस्मार्क पे युद्ध छेड़ दिया, हमला बोल दिया। जैसे ही बिस्मार्क पे युद्ध छोड़ा तो बिस्मार्क जानता था कि अगर अभी हम इसके ऊपर जाके हमला कर देंगे तो हमें फ्रांस आएगा उधर से चिल्लाने लगेगा उसके सपोर्ट में, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में। कहा कि फ्रांस ऑस्ट्रिया का दोस्त था। तो ये गया फ्रांस से हाथ मिला लिया बिस्मार्कवा बहुत ही तेज आदमी था। फ्रांस से हाथ मिलाया और कहा ना कि देख भाई अगर ऑस्ट्रिया हमसे लड़ने आएगा ना तो हम ऑस्ट्रिया को धोएंगे, तू कुछ नहीं बोलना। ऑस्ट्रिया को धोने के बाद उसका सारा क्षेत्र तुमको दे देंगे जीता हुआ। फ्रांस एकदम मन गदगदा गया उसका, कहा कि ठीक है जा धो। जब उसको पूरा ऑस्ट्रिया का क्षेत्र मिलने वाला था तो उसका तो मन गदगदा गया फ्रांस का। बस गया ऑस्ट्रिया आया। इस 2 साल जो था ये तो ऑस्ट्रिया चिल्ला रहा था कि हमको होल्स्टीन दे दो। लेकिन जो बिस्मार्कवा ये तो सोल्सबिक ले लिया था और जितना भी वहाँ से संसाधन मिला था सभी से अपना सैन्य शक्ति और मजबूत किया, गोला बारूद बम और बना लिया था ढेर सारा, सैन्य शक्ति को और मजबूत किया 2 साल। और उसके बाद क्योंकि डेनमार्क से युद्ध हुआ था तो कुछ खर्चा हुआ था ना, तो सब भरपाई कर लिया। उसके बाद फिर इस पे ऑस्ट्रिया पे हमला बोल दिया। ऑस्ट्रिया पे हमला बोलने के बाद ऑस्ट्रिया पे 66 में हमला बोल दिया, क्योंकि होल्स्टीन पे प्रश्न उठ रहा था। होल्स्टीन पे प्रश्न क्या उठ रहा था? ऑस्ट्रिया कह रहा था हमें चाहिए, तो जर्मनी यानी प्रशा कह रहा था ना कि हम नहीं लेने देंगे।
जब ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध हुआ है कि सेडोवो का युद्ध, याद रखेगा सेडोवो का युद्ध यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सेडोवो का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था सेडोवो का युद्ध। कब हुआ था? 1866 में, क्योंकि 64 में जाके डेनमार्क पे हमला किया था। फिर 2 साल ऑस्ट्रिया चिल्लाते रह गया कि हमको दो, हमको दो, कौन था होल्स्टीन के बारे में कि हमको दो, लेकिन नहीं दिया, खुद लिया। उसके बाद जब 2 साल चिल्ला गया भरदम, उसके बाद 66 में कहा हाल है हमला बोल, बहुत हो गया, चिल्ला हमला बोल दिया, झगड़ा हुआ, मतलब कि युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद ऑस्ट्रिया पराजित हो गया, मेटरनिख हार गया, क्योंकि वो 2 साल खाली चिल्ला रहा था कि हमको चाहिए चाहिए। लेकिन ये जो बिस्मार्कवा था, ये जाकर अपना सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा था, गोला बम बारूद बना रहा था। तो समझ सकते हैं, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, मेटरनिख को। फिर जितना भी उत्तरी जर्मन क्षेत्र था ना, वो सब खुद ले लिया, फ्रांसवा को नहीं दिया। वो सब जर्मनी को पराजित करने के बाद जितना भी जर्मनी के अंडर में उत्तरी जर्मन क्षेत्र आता था ना, मतलब कि जर्मनी के उत्तर में है ये ऑस्ट्रिया, तो उत्तर में जितना भी जर्मन क्षेत्र आता था ना जर्मनी का, जहाँ पे ऑस्ट्रिया का शासन था, तो वहाँ से 22 कुछ लगभग क्षेत्र था, सभी को जोड़ के एक महासंघ बना दिया था, जिसको जर्मन राज्यों का एक संघ बनाया था, उत्तरी जर्मन राज्यों का एक संघ बनाया था। उत्तरी में जितना भी जर्मन राज्य था सभी को संघ बना लिया था। क्यों? जब ऑस्ट्रिया को धोया तो उत्तरी जितना भी जर्मन राज्य था ना, सब ऑस्ट्रिया से मुक्त हो गया, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त हो गया। सभी उत्तरी जर्मन राज्यों का एक संघ बना लिया। संघ बनाने के बाद जो ये संघ बना लिया, और जो ये ऑस्ट्रिया था इसको कहा कि जाओ निकल यहाँ से, और कभी हस्तक्षेप करने नहीं आना। तो ये जो फ्रांस था ये देखा कि अरे भाई, तू तो हमको कहा था कि इसको धोने के बाद उत्तरी जर्मन क्षेत्र हमको दे देगा, इसको धोने के बाद, ऑस्ट्रिया को धोने के बाद, लेकिन तू तो हमको नहीं दिया। तो ये जो बिस्मार्क था, कहा अरे रुक, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो सेडोवा का युद्ध कर लिया 1866 में, तो फिर का कि ना पिछला बार जब डेनमार्क से युद्ध किया था, तो देखिए ये हो गया डेनमार्क एक छोटा सा देश है, ये हो गया ऑस्ट्रिया थोड़ा सा बड़ा है, ये हो गया फ्रांस और बड़ा है, मान लिया शक्ति में, मतलब शक्तिशाली में समझ सकते हैं। तो डेनमार्क के ढोने में कम खर्चा हुआ, इसको भरपाई 2 साल में हो गया। तो फिर 2 साल में भरपाई हुआ, तो फिर ऑस्ट्रिया को धो दिया, ऑस्ट्रिया आई हो गया फ्रांस। ये डेनमार्क था, ठीक। डेनमार्क के ढोने में कम खर्चा हुआ, तो 2 साल में भरपाई हो गया। 64 में ढोया था, कब धोया था? 1864 में, तो 2 साल में भरपाई हो गया। तो 1866 में इसको धो दिया, क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रिया को धो दिया। तो ऑस्ट्रिया को धोने के बाद ऑस्ट्रिया थोड़ा सा बड़ा था, तो में ज़्यादा खर्चा हुआ, देख रहा। अब कि 4 साल रुका, 4 साल फ्रांस चिल्लाता रह गया 4 साल कि हमको दो, उत्तरी जर्मन क्षेत्र हमको दो, हमको कहा था देने के लिए। तो ये अपने जो बिस्मार्क था अपने और सैन्य शक्ति को मजबूत करने लगा। तो इसे धोने में जितना खर्चा हुआ था उन सभी का भरपाई हो गया 4 साल में, यानी कि 66 में 4 जोड़ देंगे तो 1870 में पहले देखिए डेनमार्क को धोया था, कम खर्चा हुआ था, तो 2 साल में ही भरपाई हो गया था। 66 में जाके ऑस्ट्रिया पे धावा बोल दिया, जब ऑस्ट्रिया पे धावा बोला तो इस पर ज़्यादा खर्चा हुआ था, तो आपके 4 साल रुका। 4 साल में अपना सैन्य शक्ति को फिर से मजबूत कर लिया, और 70 में जाकर फ्रांस पे धावा बोल दिया, और फ्रांस को धो दिया बढ़िया से, मैंने साबुन पानी के बढ़िया से धो दिया फ्रांस को। और फ्रांस ऑस्ट्रिया को धोने के बाद पूरा एक जर्मन का एकीकरण किया, पूरा जर्मनी का एकीकरण किया, सभी जर्मनी राज्यों का एक भी मिला लिया, ठीक। तो अब देखिए, अब उसके बाद सीडान का युद्ध, सोडेवो का युद्ध याद रखिएगा 1866 में हुआ था ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच। फिर सीडान का युद्ध कब हुआ था? इसके 4 साल बाद, 4 साल में अपना सैन्य शक्ति मजबूत कर लिया, 4 साल बाद हुआ था 1870 में। फ्रांस तथा प्रसा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, इसमें फ्रांस हार गया। और फिर जितना भी दक्षिणी क्षेत्र था, जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र, जिसपे फ्रांस का अधिकार, मतलब अधिकार नहीं था, एक रुतबा था, दबदबा था ना, उन सभी को जो उत्तरी संघ बनाया था, संघ में शामिल कर लिया। जितना भी दक्षिणी क्षेत्र था जर्मनी देश का, उस समय जर्मनी देश नहीं हुआ करता था, बस एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट एक राज्य हुआ करता था, बाकी सब टूटा हुआ था। जर्मनी बहुत सारा टूटा हुआ था, 300 छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था, उसमें सबसे बड़ा राज्य था सार्डिनिया पिडमॉन्ट, ठीक। तो समझ सकते हैं उसको क्या किया,
फ्रांस हार गया और इसको जितना भी दक्षिणी जर्मन राज्य था उसका एक संघ बना लिया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन ये समाप्त। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न लगभग 5 नंबर के हर साल लगभग पूछा जाता है, मतलब हर साल नहीं कह सकते हैं, सिर्फ बोर्ड मॉडल से देखा जाए ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं आपको। मतलब वो A to Z प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है। बाकी सब तो 2 नंबर का था। वहाँ पे गरिबाल्डी, काबूर और उसके बाद चर्चा करना था जो हम लोग पार्ट 1 में देखे थे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण, वो भी 5 नंबर का था। ठीक, ये सब 5 नंबर का है, तो याद रखिएगा। और ये कभी मत भूलिएगा कि हम आपको दे रहे हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जाके सीधा पेपर के खोपड़े में छेद करेगा। इसको रिवीजन करने के लिए जो हम आपको बताएं वैसे कीजिएगा। 1 तारीख को या 31 तारीख को हर महीना की इसको रिवीजन करते रहिएगा। नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अगला देखिए, अगला है देखिए जो हमारे क्वेश्चन पढ़े थे 5वां नंबर, देखिए जो 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़े थे उसी को पलट के पूछा जाता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप देख किए हैं, जो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे 5 नंबर क्वेश्चन, उसी को पलट के पूछा जाता है ना कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे बताते हैं। देखिए ये है 5 नंबर प्रश्न हम पढ़े थे कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गरिबाल्डी का योगदान बताएं। इसी को पलट के पूछा जाता है ना। देखिए क्या लिखा है, मेजनी, काबूर और गरिबाल्डी का योगदान बताएं, यानी कि मेजनी, काबूर और गरिबाल्डी क्या किया था ये लिखना है। इसी को पलट के पूछा जाता है ना। देखिए इसी को पलट कर पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखे, यानी कि तीनों का कार्य किया है, या फिर इसी को बोल देगा इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखे। तो आप लोग घबराइएगा मत क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखें, या फिर बिस्मार्क का क्या योगदान था। जो हम लोग 9 नंबर प्रश्न पढ़े हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, इसी प्रश्न को पूछा जाता है बदल के कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखे। तो आप लोग घबराइएगा मत, दोनों प्रश्न सेम है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सीडान का युद्ध हो गया। अब हमारा 3 प्रश्न और जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए जब कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के बारे में न सोचकर अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो उस विचार को ही राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। उस भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ, अपने खास लाभ के बारे में ना सोचकर अपने देश के लाभ के बारे में सोचता है, अपने देश के विकास के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में सोचता है, अपने देश के बचाने के बारे में सोचता है आतंकवादियों से, उसी को क्या कहते हैं, उसी भावना को जो उसके अंदर भावना है मन में, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। याद रखेगा, राष्ट्रवाद का जन्मदाता फ्रेंच क्रांति को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। तो देखिए राष्ट्रवाद समझ गए। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं राष्ट्रवाद। देखिए अगर हम आपको बोलें कि हर महीना मान लिया जाए कि आप देश के PM बन गए, मान लिया जाए, मान लिया जाए हम आपको कहें ना कि हर महीना हम आपको $10 रुपया देंगे, अमेरिकी डॉलर, 10 अमेरिकी डॉलर रुपया देंगे। बदले में आपको क्या करना है ना, अभी अमेरिकी डॉलर का कितना परसेंट, लगभग 83 रुपया है, 83 प्लस है, तो हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया, 83 प्लस है, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपया मान लेते हैं। अमेरिका के $1 100 रुपये के बराबर भारतीय। हम आपको कहेंगे ना कि हम आपको हर महीने आपको $10 देंगे, यानी कि 1000 रुपया देंगे। रुपया में तो 1000 रुपया हुआ, तो हर साल आपको 1000 रुपये देंगे। लेकिन कहेंगे ना कि यदि आप चाहते हैं तो रुपया का दाम इतना घटा दीजिए ना कि $1 में 100 रुपया नहीं हो, $1 में 1 लाख रुपया हो। $1 यानी कि 1 लाख रुपया। अगर हम 1 लाख भारतीय रुपया देंगे तो हमको $1 मात्र देगा। हम आपको हर साल $10 देंगे, यानी कि 10 लाख रुपया देंगे। तो आप लोग क्या चाहिएगा, आपको 1000 रुपया मिले या फिर 10 लाख रुपया मिले। तो जो राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे। सुनो, तू आया है यहाँ अमेरिका से, अमेरिका, तू हमको क्या कह रहा है, देश से गद्दारी करने के कह रहा है कि हम देश के रुपया को इतना घटा दे ना कि तोर हमने के 1 लाख है, तोर 1 रुपया, यानी कि तोर $1 हमने के 1 लाख रुपया बराबर हो जाए। हमको गद्दार समझाए, देश से गद्दारी करेंगे नहीं, जो है वही है। या फिर रुपया के दाम और उल्टी बढ़ाएंगे, यानी कि $1 में हम 83 रुपया नहीं, 50 रुपये से भी कम कर देंगे भविष्य में, जब हमारा देश विकास करेगा तब।
अभी तो देखते जा, अभी तो ट्रेलर है। अभी तो विकास जब देश करेगा हमारा तो पूरा दम डॉलर का कीमत दम रुपया का बराबर कर देंगे। जैसे पहले था इक्वल था, डॉलर की कीमत रुपया के इक्वल था, वैसे ही बढ़ाएंगे नहीं। यदि हम बढ़ा देंगे तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था शर्मना जाएगा, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। ठीक, तो यही होता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जब पाकिस्तान हमला करता है, पुलवामा का हमला किया, कारगिल युद्ध किया, पर पुलवामा में हमला किया था, तो हम लोग क्या, जब हमारे वीर जवान शहीद होते हैं तो हमारे अंदर खून खोल जाता है, एकदम लगता है जाकर धो दे। पहले तो पढ़ लिख के मन लगा के पढ़ाई लिखाई करें, आर्मी बने, आर्मी बनने के बाद उठाएँ AK-47 जाके पाकिस्तानी का धो दे A to Z को। हमारा वीर जवान को जब वो लोग आतंकवादी भेज के अथी करवाते हैं, हमला करवाते हैं, हमारे मासूम लोगों को मारते हैं, तो क्या खून खोल जाता है दम देश के लिए जान मरने मिटने को तैयार हो जाता है। इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, BNS सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11 नंबर प्रश्न। तो इसका लिखेंगे निम्नलिखित उद्देश्य था। पहला था नेपोलियन द्वारा जीते गए सुधार को हटाना। जितना भी नेपोलियन सुधार किया था सभी को हटाना है। नेपोलियन ने बहुत सारा सुधार किया था फ्रांस में और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जीता था सभी में सुधार किया था। सब में पढ़ाई लिखाई को महत्वपूर्ण दिया था, रोजगार दिया था सबको, सभी लोगों को रोजगार दिया था, पढ़ाई लिखाई का साधन बनाया था, स्कूल खुलवाया था, नुक्कड़ नाटक करवाता था। ठीक, तो जितना भी सुधार का कार्य किया गया था BNS सम्मेलन में सबको रद्द किया गया था। दूसरा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था मतलब कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, श्रमिक वर्ग का शोषण फिर से स्टार्ट करने के लिए कहा दिया गया था BNS सम्मेलन में। और तीसरा वो था फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया था। लुई 18वां शासक बना था। अगला प्रश्न, मेटरनिख युग क्या है? तो इसका लिखेंगे मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसने 1815 ईस्वी में BNS सम्मेलन की मेजबानी किया था। तभी से 1848 के फ्रेंच क्रांति तक, अर्थात 1815 से 48 तक के समय को मेटरनिख युग कहते हैं। याद रखेगा, 1815 से 48 तक के समय को मेटरनिख युग कहा जाता है। 1815 से 48 तक के समय को मेटरनिख युग कहा जाता है। ठीक, इसी का हमारा चैप्टर द एंड समाप्त, द एंड होता है हमारा चैप्टर 1 द एंड होता है। इसके बाद किस सब्जेक्ट का होना चाहिए, हम लोग इसका चैप्टर 1 देख लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट का होना चाहिए। देखिए, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे, यानी कि आप मेरे सच्चे भाई बहन हैं, आप लोग मेरे सच्चे भाई लोग हैं। तो देखिए भाई लोग, आपको मैं बताता हूँ, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें, यानी कि आप मेरे सच्चे स्टूडेंट हैं, सच्चे भाई हैं आप, यानी कि आप लास्ट तक जुड़े हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आप पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने के लिए मोटिवेट है, एकदम जोश से भरे हुए, ऊर्जा से। आप लोग हमारे सच्चे, हम पे विश्वास किए हैं, हमारे सच्चे भाई बहन हैं। तो हम आपको बता देते हैं, आप लोग लास्ट तक जुड़े हैं, इसलिए 1 to 1 मतलब कि लास्ट में आपको बता देते हैं कि ये हम आपको बता रहे हैं प्रश्न, इसी प्रकार से मैंने भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में किया था। बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने भी इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का इसी प्रकार से सुपर बोर्ड नोट्स तैयार किया था अपने टाइम में। सुपर बोर्ड नोट्स मतलब आपके लिए तो नया नया बना के ला रहे हैं, आपको ग्रेडेड वर्जन, क्योंकि 2024 का भी प्रश्न ऐड करना पड़ता है, 2022 का भी प्रश्न ऐड कर, 23 का भी ऐड करना पड़ता है ना आपके लिए। तब नया वर्जन आपके लिए दे रहे हैं। हम भी ऐसे तैयारी किए थे, और खुशी की बात यह है कि मेरा एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटा था, एक भी प्रश्न नहीं। हम भी आपको क्या कहते हैं, जब भी हम आपको ये देते हैं तो हम आपको क्या कहते हैं कि आपको एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेकिन वो कॉमन गलतियाँ जो हर स्टूडेंट करते हैं वो मैंने भी किया था लास्ट टाइम में, बोर्ड एग्जाम के लास्ट टाइम में बहुत सारा गलतियाँ मैंने किया था। मतलब कि प्रश्न तो एक को नहीं छूटा था, लेकिन गलती हम लोग बहुत किए थे। पहला गलती तो किए थे कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा राइटिंग नहीं था, मेरा राइटिंग बहुत ख़राब था, अभी देख सकते हैं कितना घटिया राइटिंग है। तो इसीलिए आपको राइटिंग के स्किल सुधारिए। सबसे पहले तो आप राइटिंग सुधारिए। आज जितना भी गलती हुआ था ना, उन सभी गलती हम आपको लास्ट में बता देंगे, मतलब कि परीक्षा के टाइम आते आते आपसे हम वो गलती नहीं होने देंगे। आपका A to Z प्रश्न बनेगा भी, आपको जो हम गलती किए थे आपसे वो गलती भी नहीं होगा। आप मेरे भाई बहन हैं, आपसे एक गलती नहीं होने देंगे जो हमने किया था। और आपको A to Z क्वेश्चन तो एक को नहीं छूटेगा, इतना तो कंफर्म रखिए, क्वेश्चन एक को नहीं छूटेगा। लेकिन जो लास्ट में कुछ गलतियां कर देते हैं, उसमें सबसे पहला गलती जो हम लोग ये मई जून से करना स्टार्ट कर देते हैं, वो है राइटिंग सुधारना। राइटिंग जरूर सुधारिएगा, रोज़ एक डेढ़ पेज राइटिंग लिखिएगा और राइटिंग सुधारिएगा, क्योंकि राइटिंग बहुत ही मायने रखता है। देखिए मेरा इतना घटिया राइटिंग था, इसलिए ये सब मेरा गलती बन गया था। तो आप लोग राइटिंग ज़रूर सुधारिएगा, क्योंकि हम आपको एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, राइटिंग ज़रूर सुधारिएगा। सबसे पहले अभी आपको राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है। और लास्ट टाइम परीक्षा आते आते हम आपको सारा गलती बता देंगे, आपको गलती वो आपको करने नहीं देंगे जो हमने किया था। ठीक,
तो ये हमारे और आपके बीच का लास्ट था। अब हम लोग अगला किस सब्जेक्ट को देखेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या फिर अब सिविक्स, ये सब में बच गया। केमिस्ट्री का तो 2-4 क्वेश्चन और बचा, उसमें केमिस्ट्री का तो हो ही गया लगभग, और इसका फिजिक्स का तो पूरी तरह से हो गया चैप्टर 1, हिस्ट्री का भी चैप्टर 1 हो गया। अभी इकोनॉमिक्स 4 को आपके पास ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है। इसमें से क्या होना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लास्ट तक जोड़े हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप किसका होना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग A to Z जरूर नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।